नमस्ते सदा वत्सले मातरम भूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में इस समय आईएएस लॉबी बनाम सरकार। अब आईएएस लॉबी बनाम सरकार कितना है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं उस पर वार्ता करने की कोशिश करता हूं कि आखिर पीछे का खेल क्या है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आईएएस लॉबी बीकानेर के कलेक्टर के अपमान के मामले में प्रमुख सचिव सीएमओ से मिली। सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर की अपना एक सचिवालय होता है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, इन शॉर्ट सीएमओ। सीएमओ के अंदर प्रमुख सचिव और बहुत सारे सचिव रहते हैं जो मुख्यमंत्री के लिए सीधा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, मुख्य सचिव होते ही हैं प्रदेश के, तो प्रदेश के मुख्य सचिव से संपर्क किया गया, प्रदेश के प्रमुख सचिव से संपर्क किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गहलोत से मिलने की के लिए वार्ता की है कि सीएम गहलोत से शिकायत करेंगे रमेश मीणा की। और इसके अतिरिक्त एक 19 अधिकारियों ने एक ज्ञापन भी दिया है। हालांकि ये बात सच है कि रमेश मीणा, यानी कि जो मीडिया रिपोर्टें हैं, रमेश मीणा अब से पहले 4-5 अधिकारियों से तल्खी से बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो जिस परियोजना के लिए काम करते हैं, मतलब वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो जिस परियोजना के लिए काम करते हैं, उस परियोजना के जो मुख्य निदेशक हैं, आईएएस ऑफिसर होता है, उसकी गाड़ी भी उन्होंने, नई गाड़ी को अपने गनर के लिए रखा हुआ है। 4-4 गनर उन्होंने रखे हुए हैं। उन गनर और अपने मातहत चलने वाले, अपने साथ चलने वाले अधिकारियों के लिए रखा है, या जो उनके कर्मचारी रहते हैं उनके लिए रखा है, और निदेशक को पुरानी गाड़ी पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ये अपने आप में बताता है कि मीणा किस स्वभाव के हैं। इससे पहले भी कई कलेक्टर और कई आईएएस ऑफिसर के साथ वो इस तरह का बर्ताव कर चुके हैं। ये भी संभव है कि मीणा ये करना ना चाहते हों, किसी पार्टिकुलर पीड़ा से पीड़ित हों। बहुत सारे लोग, ये जो मशीनरी है हमारे देश की, जो तंत्र है हमारे देश का, इस तंत्र से पीड़ित हैं, क्योंकि ये तंत्र सुधरने का नाम नहीं लेता। उनका मानना ये है कि लाभासा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के अंदर जिस समय नए आईएएस चुनकर जाते हैं, तो पुराने आईएएस उनको ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करते समय उनको ये बताया जाता है कि तुम देश के राजा हो, तुम ही सब कुछ हो। ये जो चुनकर आते हैं, ये तो चुनकर आते ही हैं, लेकिन तुम राजा हो, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सिस्टम को जानते हो, सिस्टम को चलाना जानते हो, इसलिए सरकारें तुम्हारे अनुरूप चलेंगी। ऐसा लोग कहते हैं कि ये सिखाकर लबासा में भेजा जाता है, यू आर सॉवरेन, तुम ही संप्रभु हो, बाकी ये सरकारें आती जाती रहेंगी। इस पर बहुत सारी लॉबिंग फिल्में भी बनी, जिसमें अधिकारियों ने अपने नेता को कहा कि आप 5 साल के लिए आए हैं और मैं 25 वर्ष के लिए आया हूं, आप आते जाते रहेंगे, आपका भविष्य जनता पर डिपेंड करता है, मेरा नहीं। ये संविधान ने हमें प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारी समझ में आता है। इस तरह के खूब सारे फिल्में भी हमारे यहाँ चलती रही। यानी कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो अधिकारी चुन कर आते हैं, 2 साल 3 साल कमरे में पढ़ लिए और पढ़ने के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो सॉवरेन हो जाते हैं। और जो लोग चुन कर आते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का हृदय जीतते हैं, और तभी उनका चुनाव किया जा सकता है। यानी कि हर 5 साल में उनका इवैल्यूएशन होता है, और बल्कि अब तो हर 1.5-2 साल में इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव, फिर राज्य के चुनाव, फिर केंद्र के चुनाव, सब में राज्य सरकार ही कटघरे में खड़ी होती है और सरकारें ही कटघरे में खड़ी होती हैं। पार्टियों को ये बताना पड़ता है। तो ये बताने की कोशिश बहुत सारी मूवीज में की है, बिकॉज द पर्सन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड। और इस वजह से जो लोग चुन कर आते हैं, जिनको अपना काम दिखाना होता है, जिनका भविष्य हर 2 साल पर तय होता है, वो लोग सबॉर्डिनेशन ऑफ सच एंड सच हैं। इसलिए आप तो बुद्धिमान हैं। तो ये प्रक्रिया चूंकि सिखा दी जाती है, इस प्रक्रिया को जो लोग जानने लगते हैं, अधिकारी या जो राजनेता या जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको जब ये प्रकरण समझ में आता है, तो फिर वो एक स्वाभाविक, उनको सुधारने की बजाय एक स्वाभाविक मतवैयता रखने लगते हैं, और जिसका परिणाम बुरा होने लगता है, वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। या तो उसी फील्ड का व्यक्ति हो, जैसे केजरीवाल उसी फील्ड के व्यक्ति हैं, तो केजरीवाल आईएएस ऑफिसर्स का अपने जो उनका सेक्रेटरीट है या जो उनका तंत्र है, उस तंत्र के साथ जब बैठक करते हैं, तो उनको मालूम है कि ये तंत्र कहाँ तक काम कर सकता है। इसलिए बैठते ही वो ये कहते हैं कि आप मेरे साथ नेतागिरी मत करिएगा, मैं इसी फील्ड का व्यक्ति हूँ। अगर हमारे साथ नेतागिरी, यानी कि केजरीवाल के साथ नेतागिरी की, तो फिर आप
की खैर नहीं है। आपको नेतागिरी करनी है तो इस्तीफा दीजिए और मेरी तरह चुनाव में आइए और तब लड़िए। ये केजरीवाल जी सीधा-सीधा कह देते हैं, क्योंकि केजरीवाल उसी फील्ड से उभर कर आए और निकल कर आए हैं। और जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल गई तो तंत्र, चूँकि वो पहले से खेलते आए हैं और बाद में उनको जनशक्ति भी मिल गई, तो इस वजह से वो सॉवरेन फंक्शन भी भूलकर तानाशाह टाइप हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी तंत्र को अच्छे से जानते हैं कि तंत्र क्या कर सकता है, क्योंकि वो गुजरात में बैठते समय तंत्र को सही से सुधार कर आए हैं। सुधार कर आने का मतलब एक जो मंत्र हम लोग कहते हैं वो है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकस्य तत् दुर्लभः। अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकः तत् दुर्लभः का मंत्र, यानी कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, कोई बिगड़ा हुआ नहीं होता, कोई भी बिगड़ल नहीं है, केवल उसकी योजना करने वाला दुर्लभ है। तो जो लोग योजना कर लेते हैं मोदी जी की तरह, वो उस तंत्र का प्रयोग करके उस तंत्र से काम करवाना सीख जाते हैं। और जो लोग तंत्र को समझते हैं लेकिन योजनाकार अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ तंत्र से लड़ते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, उससे पहले जो घटनाक्रम दिखा उसको इससे लिंक करके देखते हैं, क्या ऐसा कोई लिंक है? क्योंकि गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जग जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। सरकारें गिरने की नौबत भी आ गई थी, सचिन पायलट ग्रुप नाराज होकर बैठ गया था। तो रमेश मीणा, जो जिनका ये प्रकरण आया, जिनकी वजह से आईएएस लॉबी, आईएएस एसोसिएशन इकट्ठी होकर सामने आ गई, वो सचिन पायलट लॉबी के व्यक्ति हैं। अभी पहले वो अशोक, जब बसपा से चुनाव लड़कर आए थे तब वो अशोक गहलोत गुट में चले गए थे, लेकिन अभी वो कांग्रेस के सचिन पायलट गुट में हैं, क्योंकि भविष्य सचिन पायलट का सबको दिखता है। अशोक गहलोत कितना जबरदस्ती बैठकर कितने दिन बैठ सकते हैं कांग्रेस के इस आसन पर? आयु भी आड़े आ तो आएगी ही, लेकिन सचिन पायलट का भविष्य है, इसलिए रमेश मीणा सचिन पायलट ग्रुप में है, ऐसा कहा जाता है। राजस्थान में जिस समय बैठक हुई और उस बैठक में जब दोनों को बिठाया गया, यानी कि बैठक होनी थी तो मुख्यमंत्री और सचिन पायलट और तंत्र को बैठना था, तो सचिन पायलट समय पर पहुंच गए, लेकिन तंत्र नहीं आया, मतलब अशोक गहलोत नहीं आए। अशोक गहलोत आए, बैठक चालू हुई तो सचिन पायलट बैठक खत्म होने से आधा घंटा पहले ही चले गए, यानी कि जितना समय आप दे रहे हैं उतना ही समय वो देंगे। राहुल गांधी के आने की चिंता किए बगैर, ये भी संभव है कि अशोक गहलोत ने ये प्लॉट किया हो और सचिन पायलट को फंसाने का प्रयास किया हो, क्योंकि ऐसा सचिन पायलट का कहना था कि उनको पहले से कोई समय तय था जहां उनको जाना था, और अशोक गहलोत लेट आने की वजह से बैठक लेट होती चली गई, जिसका परिणाम निकला कि हमको दूसरा कार्यक्रम में जाना था, इसलिए हम चले गए। इनमें गलती अशोक गहलोत की है, वो प्लॉट करके आए हैं। अब ये चीज सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत राहुल गांधी की यात्रा में भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ गंभीर है। उधर राजस्थान में चूंकि प्रियंका गांधी भी खेल खेलती रही सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से, तो प्रियंका गांधी ने भी इधर ज्वाइन कर लिया राहुल गांधी को, क्योंकि राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो एक पर एक सुहागा है, वो अपने क्षेत्र को कैसे छोड़ दे। तो प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी भी खतरनाक तरीके से चल रहा है, ऐसा भी बुद्धिजीवियों का मानना है। तो वो भी एंट्री मार गई उसमें, और अब राजस्थान में दोनों मिलकर हो सकता है प्रवेश करें। तो ये गंभीर विषय है, लेकिन सवाल यहां वहीं का वहीं है कि आईएएस लॉबी जो सामने खड़ी हुई है, जिसने कहा है कि रमेश मीणा को अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। रमेश मीणा की समस्या यह है कि वो तीसरी बार जीत कर आए हैं, 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और रमेश मीणा का अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि वो बसपा से जीते, पहले वो कांग्रेस से, फिर 2 बार कांग्रेस से जीते। ऐसी विषम परिस्थितियों में वो जीतते आए हैं जब बीजेपी की एक छत्र सरकार बन गई थी राजस्थान में। तो आप समझ लीजिए कि रमेश मीणा एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम उनकी ये हो सकती है कि आईएएस लॉबी उनकी बात ना सुनती हो, वो जरा प्रखर प्रवृत्ति के आदमी है। तीसरी उनकी समस्या ये है कि वो सचिन पायलट ग्रुप में है, तो क्या, क्योंकि ये कोई जो बीकानेर की घटना है वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। अब एक सभ्य समाज की घटना है, क्या है कि वो भाषण दे रहे हैं,
मतलब रमेश मीणा भाषण दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें बैठे हुए, भाषण मतलब एक बैठक ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां से बाहर निकलने की बजाय बैठे बैठे ही फोन रिसीव कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसे मैं इस पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं लगातार कार्यक्रमों में रहता हूँ, मंच पर रहता हूँ और भाषण और बौद्धिक देता हूँ। तो जिस समय कोई व्यक्ति कोई बैठक ले रहा हो, कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, उस समय जरा सी भी आवाज उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये बाकी समाज की, पढ़े लिखे समाज की जिम्मेवारी बनती है कि वो नैतिकता के आधार पर या तो फोन को स्विच ऑफ रखे, फ्लाइट मोड पर लगाए, और अगर इमरजेंसी का ऐसा कोई फोन आ भी जाए तो फिर वो वहां से उठकर बाहर रिसीव करे और अपनी बात करके पुनः बैठ जाए। बीकानेर के कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया। जिस समय वार्ता चल रही है उसी समय उन्होंने फोन उठाया और बात करना शुरू कर दिया। तो जो वक्तव्य दे रहा है वो मंत्री होता या मैं होता या कोई और भी होता, स्वाभाविक था कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो या तो वो चुपचाप खड़ा हो जाए और कहे भाई बात कर लो। ये तरीका है, जैसे मेरे सामने कोई बहुत बड़े अधिकारी बैठे होते हैं और वो बात करना शुरू करते हैं तो मैं चुप होकर खड़ा हो जाता हूं और कहता हूं कि भाई साहब की बात निबट जाए फिर मैं शुरू करूंगा। तो अपने आप ये भी एक मैसेज है समाज के सामने, वहां बैठे तमाम तरह के बुद्धिजीवी उसको नोटिस करते हैं और व्यक्ति को खुद महसूस हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप चुप हो जाइए और बाहर जाइए, जैसा कि रमेश मीणा ने कहा। रमेश मीणा ने कहा बाहर जाइए, बाहर बात करिए। तो ये बात, पहले तो ये गुस्ताखी उस कलेक्टर की है जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रमेश मीणा ने उसको दूसरे तरह से संदेश देने के बजाय लाभासा में लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में जिसको ये समझाया गया हो कि तुम ही सॉवरन हो, उसके खिलाफ ऐसा जोर से कह देना, भरी बैठक में मैसेज दे देना, तो उसको इंसल्ट महसूस हो गई। इंसल्ट महसूस होने का नतीजा ये निकला कि बाकी जो 5 आईएएस अधिकारियों के 5 अधिकारियों के साथ उनकी पहले से वार्ता हो चुकी थी, वो वार्ता बढ़ाई गई और रमेश मीणा से अनकंडीशनल माफी मांग ले ऐसा प्रस्ताव रखा गया, उसका एक ज्ञापन दिया गया। तो लोगों का मानना यह है चूंकि रमेश मीणा इस समय सचिन पायलट ग्रुप में है, इसलिए ये गहलोत गुट का काम है कि गहलोत गुट ने ये सब कुछ बना दिया और गहलोत गुट ने ये प्रकरण ऐसा खड़ा कर दिया कि आईएएस लॉबी बनाम ये हो गया, आईएएस एसोसिएशन बनाम ये हो गया। हालांकि कानूनन जो सॉवरन होता है, आईएएस को हम सॉवरन मानते हैं और बताया भी उनको जाता है सॉवरन है, तो वो एम्प्लॉयर कहा जाता है। आईएएस अधिकारी जो अधिकारी होते हैं वो एम्प्लॉयर कहे जाते हैं। एम्प्लॉयर की कोई एसोसिएशन नहीं बन सकती, ये भारत में कानून है। ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री की कोई एसोसिएशन बन सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शन है कि राइट टू एसोसिएशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का तो है, लेकिन एम्प्लॉयर का ये राइट नहीं है कि वो एसोसिएशन बना सके। और ये पुलिस या प्रशासन का भी, सॉवरन बॉडीज का ये काम नहीं, ये अधिकार नहीं है कि वो एसोसिएशन बना सकें। अब लेकिन आईएएस एसोसिएशन बनी हुई है। आईएएस को जैसे मैंने कहा कि उसको ये बता दिया जाता है कि यू आर द सॉवरन, इसलिए संभव है कि जब बिना पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग सत्ता में पहुंच जाएं तो या तो उनके हाथों से खेले जाएं और या फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाएं, जैसा अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव ये लोग करते हैं, मुलायम सिंह यादव, कि ये अधिकारियों से कभी जूते साफ करवा लेते हैं, तो कभी जूते उठवा लेते हैं, तो कभी फीते बंधवा लेते हैं। इस प्रकार की कुछ ना कुछ हरकतें करके ये पूरे समाज को मैसेज देते हैं कि देखिए मैं क्या बन गया हूं तुम्हारी शक्ति से और किनको मैं फीते बंधवा रहा हूं तुम्हारी शक्ति से। और उन अधिकारियों को खौफ दिखाया जाता है कि तुम्हारा बंटाढार कर दिया जाएगा, ये ट्रांसफर पोस्टिंग। अब चूंकि अधिकारियों के अंदर भी लालच, लोभ रहता है, इसलिए उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए होती तो वो ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिनको अच्छी पोस्टिंग की महत्वाकांक्षा नहीं है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कलेक्टर राजस्थान बीकानेर ने किया है। ऐसा कहते हैं कि बड़े भले आदमी हैं, उनको ये बात दिल से गुजर गई और उन्होंने इसको दिल से लेते हुए आईएएस एसोसिएशन के साथ मिलकर ऐसा कर लिया। अब सोचो, आईएएस एसोसिएशन राजस्थान की कुछ भी कह रही हो, राजस्थान के अधिकारियों के एसोसिएशन कुछ भी कह रही हो, ट्रांसफर पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री करता है।
और उनको अच्छी और खराब सीटें भी मुख्यमंत्री ही देता है। और जब लभासा में ये बात उसके दिमाग में आ गई कि हम सॉवरेन हैं और हमें आमदनी करना मेरा अधिकार है, और ये तो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल, 2 साल के लिए आए हैं, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है और मैं तो धन कमाने यहाँ आया हूँ, तो अच्छी खराब पोस्टिंग की चिंता भी रहेगी और पावरफुल सीट की भी चिंता रहेगी। पावरफुल सीट की जब चिंता रहेगी तो निश्चित सी बात है कि मुख्यमंत्री या सचिवालय के पीछे घूमेंगे, और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना ये बात स्वीकार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है कि पायलट की पहले ये धूर्तता बताई जाएगी कि पायलट तो बैठक में, राहुल गांधी की यात्रा की बैठक से ही निकल गए। दूसरी ये बताई जाएगी रमेश मीणा जो है वो तो पायलट ग्रुप के लोग अब तो हमारे तंत्र से ही झगड़ा कर रहे हैं, तंत्र को बेइज्जती कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये समझाया जाए और ये समझाकर किसी न किसी तरह से सचिन पायलट को और दरकिनार किया जाए, सचिन पायलट को उनकी महत्वाकांक्षाओं से वंचित कर दिया जाए और उनको कहीं ना कहीं निगेटिव दिखाया जाए कांग्रेस की नज़र में। ये मेरा मानना है कि आईएएस लॉबी में इस घटना को, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी घटना है ही नहीं, सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोई फोन पर बात करता है तो वक्ता उससे कहता है भाई साहब बाहर जाकर बात कर लीजिए, हो सकता है उन्होंने कुछ तल्खी से कह दिया हो, तो ये कोई घटना नहीं। लेकिन इस घटना को बड़ा करके आईएएस एसोसिएशन मुख्यमंत्री के सामने रखे और मुख्यमंत्री से ये कहे कि इनको पनिश करिए और ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तंत्र से माफी अगर मुख्यमंत्री का या मंत्री मान लेगा तो फिर मुझे लगता है कि फिर तंत्र हावी हो जाएगा। और अंग्रेजों के समय पर यही हुआ। सब्सिडी ट्रीटियों की मैं बात बताता हूं कि अंग्रेजों के समय पर राजा बैठा हुआ था, राजा को जनता का सपोर्ट था। अंग्रेज आया, उसने कहा हम पढ़े लिखे हैं, आपके लेजर मेंटेन कर देंगे, हम पढ़े लिखे हैं, आपकी सेना भी मेंटेन कर देंगे और आपसे कुछ धन नहीं लेंगे। राजा लालच में आ गया और राजा ने सब्सिडी ट्रीटियां कर ली। सब्सिडी ट्रीटी करके धीरे धीरे तंत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। राजा की सेना और राजा के लोग जो राजा को सपोर्ट करते थे वो धरे रह गए और तंत्र अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। उस तंत्र को अंग्रेजों ने जब अपने हाथ में ले लिया तो उसके बाद राजा से बोला तू कौन, लेकिन राजा को पदच्युत नहीं किया। 1757 में यह तय हो चुका था कि ब्रिटिशर्स भारत पर राज्य करेंगे। 1764 में ब्रिटिशर्स पूर्ण रूप से आ चुके थे, लेकिन 1857 यानी कि लगभग 100 वर्षों तक मुगल बादशाह को ही फरमान, मुगल बादशाह के नाम से उसके परिवार वंशज जो बैठे उनको बिठाकर ही शासन करते रहे अंग्रेज 100 वर्ष तक। यानी कि तंत्र उनके हाथ में था। उस तंत्र की बदौलत केवल राजा कहने के लिए मुगल बादशाह बैठा हुआ था, बाकी तंत्र अंग्रेजों के हाथ में था। तो ये तो निश्चित बात है कि तंत्र बनाम सरकार अगर चलेगी और सरकार को अगर तंत्र को संभालना नहीं आता, सरकार तंत्र के साथ हंसी ठिठोली करेगी। सरकार में बैठे लोग अगर तंत्र से ज्यादा काबिल नहीं हैं, तंत्र के लोग अगर सरकार में बैठे लोगों से ज्यादा काबिल हैं, तो फिर निश्चित बात है कि सरकार के साथ काम करना तंत्र का मुश्किल काम हो जाएगा और तंत्र के मातहत सरकार आ जाएगी, चाहे जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं कुछ भी हों। लेकिन सरकार तो अब तंत्र ही चलाएगा और तंत्र की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में उसको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि वो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसके बेनिफिट नहीं छीने जा सकते बिना किसी कारण का। अब कारण बताएगा कौन? अधिकारी बताएगा। जब भी उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करोगे तो कोई अपॉइंटमेंट अधिकारी का करेंगे, कमीशन अपॉइंट अधिकारियों का करेंगे, वो फिर परिवारवाद मिला लेंगे। परिवार मतलब वो अधिकारी का साथ दे देगा और रिपोर्ट नेगेटिव चली जाएगी, कोर्ट आपके ऊपर हावी हो जाएगा और सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पीएम मोदी ने जो विचार किया था कि वो मिक्सअप रखते हैं अधिकारियों को, जो बहुत अच्छे अधिकारी राष्ट्रवादी रहते हैं उनको सरकार में शामिल कर लेते हैं, उनको कुछ मंत्री बना देते हैं। अश्विन वैष्णव उसका एग्जाम्पल है, एस जयशंकर उनका एग्जाम्पल है, और उससे पहले वाजपेयी जी भी ये करते रहे थे। तो आईएएस ऑफिसर्स को जो 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 उनको कंफर्टेबल लगते हैं उनको वो सिस्टम में बिठा लेते हैं ताकि सिस्टम उनसे लड़ सके। सिस्टम से लड़ने के लिए इन लोगों की तैनाती रहती है, या फिर वो सीनियर एडवोकेट्स बिठाते थे। कांग्रेस भी सीनियर एडवोकेट्स बिठाती है और बीजेपी भी सीनियर एडवोकेट्स बिठाती थी। आपको याद होगा जब मोदी 1 बैठे तो उस समय अरुण जेटली ये सब कुछ देखते थे। तंत्र को कंट्रोल करना अरुण जेटली का काम था, क्योंकि वो एक लॉयर थे और लॉयर इन विषयों को, जो अच्छा सफल लॉयर हो जिसको कानून की अंदरूनी जानकारी हो, वो तंत्र के ऊपर हावी हो ही जाता है, क्योंकि तंत्र उसको चला नहीं सकता, तंत्र उसको समझा नहीं सकता, वो तंत्र को अपने हिसाब से चलाता है। तो फिर ये जो काम
करती थी कांग्रेस पहले, लेकिन अब कांग्रेस इस समय छिन्न भिन्न है। इसलिए ये जो प्रकरण दिख रहा है राजस्थान का, ये अशोक गहलोत का प्लॉट किया हुआ सचिन पायलट को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना या सचिन पायलट को कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से ये सब कुछ आया। बाकी ये कुछ और है नहीं। मुझे लगता है इन विषयों पर सभी को विचार करना चाहिए और तंत्र बनाम सरकार के बीच में अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी हो, तभी देश का विकास हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 335 का हवाला देते हुए तंत्र के अंदर 50% से ऊपर रिजर्वेशन बैन किया और यह कहा कि तंत्र खराब हो जाएगा, क्योंकि तंत्र हमें अच्छा चाहिए। और अगर तंत्र ये समझने लगे कि हम सॉवरेन हैं और हम ही चलाएंगे, तो फिर समस्याएं खड़ी होना स्वाभाविक है। सरकार का अपना एक विजन होता है, तंत्र को इंप्लीमेंट करना होता है। जब तंत्र विजन बनाने लगे और सरकार इंप्लीमेंट करने पर सामने आ जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसी सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, योग्यता का अभाव है, या फिर सरकार स्वयं षड्यंत्र कर रही है और सरकार षड्यंत्र करके तंत्र को ऊपर कर रही है। ये तंत्र जब सरकार पर हावी हो जाएगा तो सरकार को अपना प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।